हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस और सुपर टेट 2021 की वैकेंसी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है वो कवर कर रहे थे। तो जिसमें हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन की मीनिंग वगैरह देख ली थी, ठीक है, स्कोप क्या है ये भी देख लिए थे। इसके बाद हमने प्रतिभाशाली छात्र यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं, गिफ्टेड चाइल्ड, उनके बारे में पढ़ लिया था। अब सेकंड जो आ जाता है जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वो है मंदबुद्धि बालक, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड के बारे में। तो एक साइकोलॉजी की बहुत ही अच्छे राइटर की बुक है जहाँ से मुझे मैटर मिला है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद नोट्स वगैरह भी देखेंगे। सबसे पहले मंदबुद्धि बालक यानी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन किसे कहते हैं, इसे बहुत ही अच्छे से समझाया गया और इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मंदबुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से होता है जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कैसी होती है, कम होती है। प्रतिभाशाली में क्या थी, सामान्य बालकों से ज़्यादा थी। मंदबुद्धि इतना तो जाहिर सी बात है आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ। मंदबुद्धि मतलब सामान्य से कम हो गया, सामान्य से कम बुद्धि। मंदबुद्धि अथवा मानसिक मंदता को प्राय बुद्धि परीक्षणों द्वारा, ये तो नॉर्मल सी लाइन है, इसमें कुछ नहीं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 80 या 85 से कम होती है, ठीक है, उन्हें प्रायः मंदबुद्धि कहते हैं। यानी एक एवरेज ले लिया गया है कि 80 से कम या 85 से कम है तो वो मंदबुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। अब मंदबुद्धि में भी हर प्रकार के मंदबुद्धि होते हैं। जैसे कि कुछ बालक ऐसे मंदबुद्धि होते हैं जिनको अगर थोड़ा सा, जिनमें थोड़ी सुधार कर दी जाए या उनकी थोड़ी सी हेल्प की जाए तो वो सामान्य बच्चों की तरह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जबकि कुछ बालक इतने ज़्यादा मंदबुद्धि होते हैं कि जिनमें आप ज़्यादा सुधार भी करते हैं, कितनी भी मेहनत करते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं सुधर पाते या बहुत ज़्यादा वो अच्छे से सामान्य बच्चों की तरह एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मंदबुद्धि बालकों के लिए अल्प बुद्धिमत्ता यानी कि फीबल माइंडेडनेस, ठीक है, और मानसिक दुर्बलता यानी कि मेंटल डेफिशिएंसी, मानसिक निम्न सामान्यता, मेंटल सब नॉर्मलिटी जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ये सारे सब शब्द आप याद रखेंगे, ठीक है। मंदबुद्धि बालकों को उनकी बुद्धि लब्धि तथा मानसिक योग्यता के आधार पर कई उपविभागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, मैंने अभी बताया, ज़रूरी नहीं कि सारे ही बालक मतलब इस लेवल के हों कि उनका कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ बालक ऐसे होते हैं मंदबुद्धि में जिनमें अगर थोड़ा सा हम सुधार कर दें, जिनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो वो सामान्य बच्चों की तरह जीवन यापन कर सकते हैं। जबकि कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको हम चाहे जितनी उनकी हेल्प करें या जितना भी उनमें सुधार करने का प्रयास करें, वो सामान्य बालकों की तरह एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा जो है उनकी बुद्धि लब्धि नीचे होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कई श्रेणियों में इन बालकों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 70 से 85 तक के जो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वाले बालक होते हैं उन्हें मोरॉन एजुकेबल, मेंटली रिटार्डेड या माइल्ड मेंटल सब नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है जिनमें हल्की सी असामान्यता हो, ठीक है, मानसिक रूप से, उन्हें कहा जाता है माइल्ड मेंटल सब नॉर्मल। मतलब हल्की फुल्की असामान्यता है, यानी कि जो एवरेज बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य कहेंगे नॉर्मल बच्चे, ठीक है, तो नॉर्मल बच्चों से वो थोड़े से मंद हैं, ठीक है, चीज़ों को सीखने में। तो अगर हम उनकी थोड़ी सी हेल्प करें, थोड़ा अच्छे से उनकी शिक्षा दीक्षा करें या फिर उनको एक अच्छा सा वातावरण प्रदान करें तो उनकी मदद करके उनकी जो भी कमी है उसकी पूर्ति करके उन्हें सामान्य बच्चों की श्रेणी में लाया जा सकता है, क्योंकि उनमें बस हल्की फुल्की सी मानसिक मंदता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो 50 से 70 आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हें एम्बेसाइल या टाइनेबल या मॉडरेट मेंटल सब नॉर्मल कहा जाता है। मॉडरेट मतलब मध्यम, ठीक है, जो मध्यम श्रेणी में आते हैं वो 50 से 70 आईक्यू के होते हैं। इसके बाद आते हैं 25 से 50 बुद्धि लब्धि वाले, जिन्हें इडियट, कस्टोडियल या सेवर मेंटल सब नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है। सेवर का मतलब हो जाता है गंभीर, ठीक है, यानी जो गंभीर रूप से मानसिक रूप से मंद होते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से, वो 25 से 50 आईक्यू वाले होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 0 से 25 आईक्यू वाले बालक हैं उन्हें प्रोफाउंड मेंटल सब नॉर्मल कहा जाता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गहन रूप से या बहुत ज़्यादा गहरे रूप से मानसिक मंद है, ठीक, तो वो 0 से 25 आईक्यू में आते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दी गई हैं कि मंद बुद्धि में भी ऐसा नहीं होता है कि जो मंद बुद्धि बालक हैं वो सारे ही मतलब बिल्कुल मूढ़ या मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। मंद बुद्धि में भी कई बालक ऐसे होते हैं, ये क्योंकि ये कई श्रेणियों में विभाजित है, तो कई बालक ऐसे होते हैं जो कि जिनमें बिल्कुल थोड़ी बहुत सी ही मंद बुद्धिता है या जिनका थोड़ा बहुत सा ही आईक्यू कम है सामान्य बच्चों से। तो अगर उनमें थोड़ी सी सुधार करें, उनकी थोड़ी सी कमियों को पूरा कर दें तो उनको सामान्य बच्चों की श्रेणी में लाया जा सकता है।
यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है जिसे देख लेते हैं। ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी यानी मानसिक मंदता पर अमेरिकन एसोसिएशन ने ये परिभाषा दी है कि मानसिक मंदता होती क्या है। तो मानसिक पिछड़ेपन से तात्पर्य सार्थक रूप से औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्यपरकता से है, जो अनुकूलन व्यवहार में कमी के साथ साथ विद्यमान होती तथा विकासात्मक अवस्था में परिलक्षित होती है। यानी कि जो औसत से भी कम इनका जो होता है एक IQ होता है या बौद्धिक जो लेवल होता है, ठीक है, इसके साथ साथ ये विकासात्मक अवस्था में परिलक्षित होती है। यानी कि जो शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, जो इस तरह की अवस्थाएं होती हैं, इनमें ये परिलक्षित होती है, दिखाई देती है कि हाँ पता चल जाता है कि मानसिक रूप से थोड़ा मंद है। ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति 30 साल का हो गया तब पता चला कि हाँ ये सामान्य बालकों से मंद है, नहीं ना, वो शैशवावस्था से ही थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है या परिलक्षित होना शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में भी थोड़ी उसके लक्षण दिखते हैं, किशोरावस्था में भी। तो ये जो विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं इनमें ही परिलक्षित होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि बचपन से वो बच्चा बहुत होशियार लगे फिर 30 साल की उम्र में आपको पता चले कि वो मानसिक रूप से मंद है, ठीक है। तो ये जो विकास की जो आपकी अवस्थाएं होती हैं उनसे ही ये इसके जो लक्षण हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, स्पष्ट है कि मानसिक मंदता वास्तव में एक ऐसा शब्द है जो सामान्य मानसिक क्षमता की दृष्टि से कमज़ोर अनेक स्तर के बालकों को इंगित करता है, जो कि सामान्य से कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर में भी इनके अनेक स्तर हैं, ठीक है, कुछ कम कमज़ोर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ठीक है, इस तरह से अलग अलग श्रेणियों में विभाजित है। फिर है मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं यानी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है, कैसे मतलब इनके बारे में बता सकते हैं कि ये मानसिक मंद बालक हैं या जो मानसिक मंद बालक हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ऐसे बालक नई बातों को सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जाहिर सी बात है जो मानसिक रूप से मंद हैं वो सामान्य बच्चों की तुलना में थोड़ा सा कठिनाई अनुभव करेंगे कुछ सीखने में। ऐसे बालक ऐसी सीखी गई बातों को नवीन परिस्थितियों में भी जो है प्रयुक्त करने में कठिनाई जो है महसूस करते हैं। जैसे कि कोई एक बच्चा है जिसको सिखा दिया गया 5 + 5 10 होता है, सामान्य बच्चे ने सीख लिया, अब 10 + 10 बताएंगे तो वो उसको थोड़ा सा जल्दी फॉलो कर लेगा और बता देगा कि 20 होता है। जबकि मानसिक मंद बालक जो होता है उसको थोड़ा सा उस चीज़ को जो पहले उसने सीखा हुआ था उसे दूसरी जगह पर इस्तेमाल करने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऐसे बालक अन्य व्यक्तियों या परिजनों की ज़रा भी चिंता किए बिना केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता करते हैं, ठीक है। ऐसे बालकों में धैर्य यानी कि पेशेंस की कमी होती है, कल्पना की कमी होती है, चिंतन करने की। और जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी या वो ठीक से किसी चीज़ को सीख नहीं पा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है योग्यता में भी कमी आएगी, यानी उनकी जो अचीवमेंट्स है, जो उपलब्धियाँ हैं उसमें भी कमी आएगी। और जब इन सब चीज़ों में कमी होगी तो वो उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, यानी उनमें उतना आत्मविश्वास भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बालकों की जो IQ होती है वो 80 से 85 होती है लगभग। ऐसे बालकों में नवीन बातों को सीखने की गति जो सामान्य बालक होते हैं उनसे कम होती है। ऐसे बालक जटिल परिस्थितियों में समाधान खोजने के प्रयास में असफल होते हैं, यानी कि अगर उन्हें किसी कठिन परिस्थिति में डाल दो, कोई एक ऐसा जो है कोई भी ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दो तो उसका समाधान में ये खोजने का प्रयास नहीं कर पाते या उतने अच्छे से नहीं उसमें सक्सीड कर पाते हैं या सफल हो पाते हैं। और कारण के मध्य अजीबोगरीब धारणाएं बना लेते हैं कि ये कार्य का ये कारण होगा या इस कथन का ये कारण होगा। यहाँ मैंने कथन कारण इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए कार्य और कारण का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि ये कार्य इस कारण से हुआ है। तो कुछ भी मतलब अपने मन से विचार बना लेते हैं या धारणाएं बना लेते हैं। ऐसे बालकों का व्यक्तित्व पारिवारिक, विद्यालय, सामाजिक व संवेगात्मक समायोजन प्रायः संतोषजनक नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इनमें इतनी सारी कमियां होती हैं, धैर्य नहीं होता है, समायोजन नहीं कर पाते, कल्पना नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते, आत्मविश्वास नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है वो समायोजन भी नहीं अच्छे से कर पाएंगे, ना तो परिवार के साथ में ना समाज के साथ में। ऐसे बालक एक ही प्रकार के विभिन्न अवसरों पर एक जैसी परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं, ठीक है, मतलब हर बार एक अलग तरीके का उनका व्यवहार रहता है, ठीक है, एक ही परिस्थिति के लिए अलग अलग अवसरों पर वो अलग अलग तरीके का व्यवहार कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो कुछ उनकी विशेषताएं हो गई हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मंद बुद्धि बालकों की पहचान, कि आप कैसे किसी बालक को कह सकते हैं कि ये मंद बुद्धि है या कैसे उसकी पहचान करेंगे। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है या इनकी पहचान कैसे होती है मेंटली रिटार्डेड बच्चों की। मंद बुद्धि बालकों को पहचानने के उपरांत ही उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक देखभाल करना संभव हो सकता है। मतलब अगर उनकी पहचान कर दी जाए कि ये मंद बुद्धि है तो उनको हम उस तरीके से सोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं, साधन ऐसे उपलब्ध करा सकते हैं कि उनकी पहचान कर सकते हैं, उनकी जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है।
मंदबुद्धि बालकों की पहचान करने के लिए कई सारे जो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन यानी कि विधिवत अवलोकन है या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट हैं ये, ठीक है। तो इनका भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत या सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी कि जो पर्सनल और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है उनका भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा संप्राप्ति परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षणों के द्वारा जो मंदबुद्धि बालक है उनको पहचाना जा सकता है। साथ ही साथ जो अध्यापक हैं, जो सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले या जो मित्र वगैरह हैं, ये भी बता सकते हैं किसी बच्चे के बारे में, तो इनके ज़रिए भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्रमाणीकृत परीक्षणों का प्रयोग तभी किया जाता है जब कतिपय बालकों की बुद्धि के सामान्य होने के संबंध में संदेह होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी भी उठाकर कहीं भी उठा करके प्रमाणीकृत जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उनका आपने जो है यूज़ कर दिया, ठीक है। यह संदेह निश्चय ही बालक के द्वारा जो घर परिवार पड़ोस विद्यालय खेल कूद में जो भी उसका व्यवहार होता है उसका आप अवलोकन कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि मतलब इस बच्चे को थोड़ा सा इस टेस्ट की आवश्यकता है पता करने के लिए, ठीक है। फिर किसी भी बालक की मंदबुद्धि होने पर उस पर प्रमाणीकृत परीक्षणों को प्रशासित किया जा सकता है, यानी जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उसको प्रशासित करके उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है इसको जानना आवश्यक हो जाता है। मतलब आपने उसके व्यवहार में अवलोकन किया कि इसमें कोई ऐसी समस्या हो सकती है, फिर आपने एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज़ किया जिसके अकॉर्डिंग आपने पता लगाया कि उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है, फिर उससे आपने पता लगा लिया कि ये बच्चा इस बुद्धि लब्धि का है या इसमें इतनी मानसिक मंदता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी सहायता करी, ठीक। हैं मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के बारे में, यानी एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है। तो मंदबुद्धि बालकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए या किस प्रकार से शिक्षा प्रदान किया जाए, इसमें निम्नलिखित उपायों को बताया गया है जिसको ध्यान में रखकर मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष उपाय अपनाकर उन्हें शिक्षित किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा पाने का अधिकार सभी का है, ज़रूरी नहीं सिर्फ जो प्रतिभाशाली बालक हैं या सामान्य बालक हैं बस उन्हीं को शिक्षा पाने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। शिक्षा सभी के लिए और सबको ही पाने का अधिकार है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बच्चे जिस तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिस तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें उस तरह से शिक्षा दी जाए। क्योंकि शिक्षा के लिए एक नियम जो हमेशा से चलता आया है वो यही है कि शिक्षा छात्र केंद्रित होनी चाहिए। जैसे कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं जो आसानी से सीख सकते हैं या जिस तरीके से सीख सकते हैं उन्हें उस तरीके से सिखाना चाहिए, उसी तरह से जैसे मंदबुद्धि छात्र हैं जो सामान्य बच्चों की तरह नहीं सीख सकते हैं तो उन्हें कुछ और विशेष जो शिक्षण विधियाँ हैं, तकनीकें हैं, उन्हें अपना करके उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। तो कुछ उपाय हैं जिनको अपना करके मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा दीक्षा की जा सकती है। इसमें पहला दिया हुआ है शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक। जो मंदबुद्धि बालक है उनकी शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य हो कि वो जो दैनिक जीवन में उनकी आने वाली जो भी व्यक्तिगत सामाजिक या आर्थिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके शिक्षा के द्वारा, ठीक। ऐसा नहीं कि वो मंदबुद्धि हैं उन्हें शिक्षित ना किया जाए फिर जो उनके जीवन यापन है उसमें समस्या है, ठीक है। तो उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो समाज में भी सामंजस्य बैठा सके, व्यक्तिगत रूप से भी अपना जो है जीवन यापन कर सके और साथ ही साथ जो उनकी आर्थिक आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो सके, ठीक है। दूसरे शब्दों में शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति हो सके, उनके स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, ठीक है। जो भी उनका दिनचर्या है उसको सबल और सफल बनाना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। है स्वयं की देखभाल यानी कि सेल्फ केयर, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे उन्हें इस तरीके से हम ट्रेनिंग दें या उन्हें सिखाएं, उन्हें शिक्षित करें कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, भोजन करने में कैसे साफ़ सफाई ध्यान रखना चाहिए, अपनी वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए, कैसे अपने जो भी रोज़मर्रा के कार्य हैं, जो भी दैनिक जीवन के कार्य हैं वो करने चाहिए। इस तरह से उन्हें शिक्षित करने से या सिखाने से या फिर उनको अच्छा सा प्रशिक्षण देने से इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें जो है अपना जीवन जीने में, समाज में जो है बैलेंस बनाने में और व्यक्तिगत रूप से भी अपने जीवन को अच्छा करने में उन्हें काफ़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट सामाजिक प्रशिक्षण यानी कि सोशल ट्रेनिंग। समाज में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से लोगों से मेल मिलाप करना चाहिए, जो खेल वगैरह होते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, इनमें आप कैसे भाग ले सकते हैं, किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी सिखाया जा सकता है। इस तरह की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो समाज में घुल मिल करके रह सकें। इसके बाद आर्थिक प्रशिक्षण यानी कि इकोनॉमिक ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। जो मंदबुद्धि बालक हैं उन्हें भी समाज में जीवन जीने का अधिकार है और जीवन जीने के लिए आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने का भी अधिकार है। तो इस तरीके का भी उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं, जैसे कि उनकी सामर्थ्य के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार, जो उनकी क्षमता है उसके अनुसार उन्हें जैसे कि छोटे मोटे घरेलू कार्य करना, हस्तशिल्प है या जो भी उनकी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। फिर है विशिष्ट कक्षा यानी कि स्पेशल क्लास। जो कि मंदबुद्धि बालक होते हैं
हैं जो कि अपने क्योंकि मंदबुद्धिता के कारण सामान्य कक्षाओं में नहीं पढ़ पाते हैं या चीज़ों को जल्दी नहीं सीख पाते, तो उनके लिए कुछ अलग से स्पेशल क्लासेस भी दी जा सकती हैं जिससे उनका जो है अच्छे से उनकी पढ़ाई भी की जा सके और साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। तो इस तरह से की कुछ विशिष्ट कक्षाएं भी चलाई जा सकती। तो ये हो गया मंदबुद्धि बालकों के बारे में और इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो भी और स्पेशल चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट बालकों के बारे में जितने भी रह गए हैं टॉपिक, जितने भी विशिष्ट बालक रह गए हैं, जैसे कि अधिगम असमर्थ हो गए हैं या जिनके पास मतलब जो दृष्टि से थोड़े से बाधित हैं या फिर श्रवण बाधित है, इस तरह के जितने भी अभी आपके और बचे हुए हैं, काफ़ी कम से कम 6-7 अभी आपको और भी पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसे भी एक एक करके मैं हर वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। और उसके बाद इनके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं और जो प्रीवियस में इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, टीचिंग वैकेंसी की जानकारी के लिए और टीचिंग वैकेंसी की तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।